क्या तू मेरा था? Here we go. फाइनली ये वादा रहा, सीज़न 2 ख़त्म हो चुका है और सीज़न 3 थोड़ा रुक कर ही आएगा, क्योंकि अगर मुझे लाइन से ही लाना होता तो मैं सीज़न 3 डिवाइड ही क्यों करती। रुकने के लिए ही सीज़न 3 डिवाइड किया है, तो इसलिए थोड़ा रुक कर ही सीज़न 3 आएगा। और अभी आप इन्जॉय कीजिए किसका, वर्ल्ड ऑफ वंडर नेक्स्ट चैप्टर डार्क मैजिक ब्रो। मैंने कब का अनाउंसमेंट कर रखा था, मैंने अपने फर्स्ट चैनल पर अनाउंसमेंट कर रखा था, बट मैंने अभी तक नहीं लाया। क्यों नहीं लाया? क्योंकि मैं नई नई स्टोरी ला रही थी। आई नो इट्स माई फॉल्ट, बट मैं उन सारी गलतियों को सुधारना चाहती हूँ, इसलिए मैंने वर्ल्ड ऑफ वंडर नेक्स्ट चैप्टर डार्क मैजिक ला दिया है। एंड आप सोच रहे होंगे ना, वर्ल्ड ऑफ वंडर नेक्स्ट चैप्टर डार्क मैजिक, तो मैंने वर्ल्ड ऑफ वंडर इसलिए ऐड किया है क्योंकि ये फ़ैन फिक्सन ज़रूर है, बट ये वर्ल्ड ऑफ वंडर सीरीज़ से कनेक्ट होकर चलती है। लाइक जो वर्ल्ड ऑफ वंडर आया था और मैंने हिंदी में ही देखा है, चाइनीज़ में देखा था जिसमें सबटाइटल थे, बट मुझे उतना समझ में नहीं आया था। हिंदी में मैं देखने पे ज़्यादा समझ में आई थी, तो वो हिंदी वाला टच तो आएगा ही। तो ये वर्ल्ड ऑफ वंडर सीरीज़ से ही कनेक्ट होकर चलता है। ये वहाँ से स्टार्ट होगा जहाँ पर फैन केजिंग ने अपनी शक्ति जाओ जिसू को दे दिया था, एंड मुझे नहीं पता कि उस शक्ति को क्या कहते हैं, तो मैं उसे गोल्डन कोर ही कहूँगी, जो उसके मार्शल आर्ट को ज़िंदा करते हैं एंड उसको ज़िंदा करते हैं। अगर गोल्डन कोर गया तो डाई डाई डाई, और इसलिए मैं उसे गोल्डन कोर कह के प्रोनाउंस करूँगी। रियल प्रोनाउंसिएशन क्या होगी मुझे नहीं पता है, एंड फ़ैन फिक्सन है तो मैं अपने तरफ से डाल सकती हूँ। इसमें मैं अलग सिटी दिखाऊंगी, जो मैं इंडियन वाला ही वाइब देने की कोशिश करूँगी। बहुत सारी चीज़ें सीरीज़ के होंगे, पर बहुत सारी चीज़ें मैं अपने तरफ से भी ऐड करने वाली हूँ। जैसे कि एक सीन सीरीज़ में दिखाई गई है, एंड आगे क्या हुआ वो मैं अपने तरफ से ऐड करूँगी। एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं हुआ ना इसमें, ना ही फॉरेस्ट वंडर्स में, बट मैं फिर भी उस चीज़ों को ऐड करूँगी क्योंकि ये फ़ैन फिक्सन है एंड कहानी तो वहाँ से कंटिन्यू होकर चलेगी है। और इसमें ब्लैक मैजिक भी देखने को मिलेगा, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैंने कब का सोचा था, अब फाइनली ये आ रहा है। साइड कैरेक्टर पे फोकस किया गया है, बट मेरे बाकी एफएफओ से ज़्यादा इस पे फोकस नहीं किया है। साइड कैरेक्टर साइड जैसे ही लगेंगे, तो अगर कोई कैरेक्टर आपको अच्छा लगे और आप कहो कि यार तूने इसका स्क्रीन प्ले कम दिया है, तो आई एम रियली सॉरी। मैं पहले से ही आपसे सॉरी कहती हूँ, क्योंकि स्क्रीन प्ले उनका ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि मेरा पूरा फोकस यहाँ पर वैन एंड जाओ पर ही रहने वाला है। उनके रिश्ते कैसे आगे कंटिन्यू होंगे, वैन केसिंग कैसे बचेगा, एंड ऑल दैट आगे पता चलेगा। और इसमें बहुत मेलो ड्रामा है, तो अगर आपको मेरी एक्टिंग ओवर एक्टिंग लगे तो प्लीज़ फॉरगिव मी, बट यू नो जहाँ पर मेरी आइडिया आती है वहाँ पर ओवर एक्टिंग भी शामिल हो जाती है। तो मैं अब बकवास ना करते हुए कहानी स्टार्ट करती हूँ। बट अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा, एंड आई होप आपको मेरे नज़रिए का जो मैंने वर्ल्ड ऑफ ऑनर का कंटिन्यूशन बनाया है वो आपको अच्छा लगे। तो चलिए अब बिना किसी बकवास के स्टार्ट करते हैं। दिखाया जाता है जिसने वैन का हाथ अभी भी होल्ड कर रखा था। अचानक से वो सेंस में आते हुए वैन को अपने पास लेता है और कहता है, लावेन लावेन लावेन। एंड वो उसकी नफ चेक करता है तो उसके अंदर बिल्कुल भी कोई भी ऊर्जा नहीं दिखाई दे रही थी, एंड उसके नर्व्स भी चलना बंद हो गए थे। मतलब वैन केसिंग मर चुका होता है इस पॉइंट पर। जो अपना जाजूस होता है वो फिर भी वैन को होल्ड किया हुआ था। वो जानता है कि वैन के नफ्स नहीं चल रहे, बट वो मानना नहीं चाहता, इसलिए वो पकड़ा हुआ था एंड कह रहा होता है, वैन वैन लावेन लावेन उठो उठो, तुम नहीं जा सकते, लावेन उठो, तुम्हें उठना पड़ेगा, तुम्हें उठना पड़ेगा। बट वैन उठने के लिए तैयार ही नहीं था। अभी जो अपना जाजूसू होता है वो वैन को ना हक कर लिया होता है। वैन की बॉडी नीचे की तरफ गिर रही होती है, पर जाव ने उसे हक किया हुआ था एंड उसके सर पर अपना सर रखा हुआ था। वो सिर्फ़ और सिर्फ वैन वैन ही कह रहा होता है, बट वो बहुत धीरे था, लाइक वो विस्पर वाले वॉइस में था। वैन लावेन प्लीज़ प्लीज़ उठ जाओ, प्लीज़ लावेन प्लीज़ प्लीज़ लावेन, मत जाओ उठ जाओ, मत जाओ। जाओ अभी कितना भी रिक्वेस्ट कर ले, कुछ भी कर ले, पर वैन उठेगा नहीं, क्योंकि वो मर चुका है। उसकी सांसें चलना बंद हो चुकी है। वो अपने प्यार के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी त्याग दे दिया उसने।
अपने प्यार को साबित किया। वो 7 स्टेज लव के लास्ट स्टेज पे गया, जिसे मौत कहते हैं। उसने अपने जाओ जिसू को सब कुछ दे दिया, अपनी ज़िंदगी। उसने एक एक चीज़ अपने आजू पर कुर्बान कर दिया। अभी जो अपना जाओ जिसू है वो वैन को ऐसे ही होल्ड किया हुआ था, वो वैन के चेहरे पे देख रहा होता है और फिर उसको उस दिन की बात याद आती है जब बाई ने वैन के सामने लाया था कि आजू मरने वाला है। तो वो जब एक जगह पे खड़े थे और वैन ने जाओ जिसू से कहा था रोते हुए, तो जाओ जिसू ने उसे जवाब दिया था, वैन किसिंग कह चुके जो कहना था, मैं हूँ जो मरने वाला हूँ। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और खुद का मजाक बना डाला। तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम किसके लिए दुखी हो रहे हो? अपने आज़ादी के लिए जो कुछ भी पास था मैंने सब जाने दिया, और उसके बावजूद भी तुम ये कहते हो कि मैं अपनी आज़ादी खोकर उम्र के 10 साल बढ़ा डालूँ। मैंने तुम्हें समझने में भूल की। अभी कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर जाओ जिसू जो वैन केसिंग को अभी भी ऐसे ही पकड़ा हुआ था एंड वो धीरे से ही कहता है, मैं हूँ जो मरने वाला हूँ। मैंने उस दिन तुमको ऐसा क्यों कहा था? मैंने उस दिन तुमको ऐसा क्यों कहा था? पर लावन, मैं बता रहा था एक एक शब्द के लिए, एक एक अपने बोलने में एहसास के लिए। उस दिन मैंने तुमसे बहुत गलत कहा। मैंने तुमसे गलत कहा। अभी कहानी वापस पास्ट में जाती है, जहाँ पर जाओ जिसू वहाँ से चला गया था तो वो सीधा बाहर ही निकल गया होता है। थोड़ी देर तो गुस्से में आके जाता ही है, आंखों में नमी ही था। हैंड वो नीज पर आ जाता है और उसकी आंखें अभी भी रेड थी। बारिश के पानी के कारण उसकी आंखों के पानी दिख नहीं रही थी, पर आंखें के नफ्स बता रही थी। उसकी जो आंखें रेड थी वो बता रही थी कि वो भी रो रहा है। अभी जो जाओ जिसू होता है वो नीज पर था एंड वो कह रहा होता है, आखिरकार मैंने तुमसे ऐसा क्यों कहा? मुझे माफ़ करना लावन। एंड ये कहते ही वो नीज पर ही बैठा हुआ था और वो भी बारिश में भीग ही रहा होता है, और उधर वैन केसिंग भी बारिश में भीग रहा होता है। जहाँ पर गुजन ने उसके पास अम्ब्रेला ला दी थी, बट वो अम्ब्रेले से दूर जाकर भी बारिश में जैसे कि खड़ा हुआ हो। उस दिन वैन एंड जाओ दोनों ही भीग रहे थे, दोनों ही उन चीज़ों से बहुत तकलीफ़ में थे। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर जाओ जिसू अभी भी उसे पकड़ा हुआ ही था एंड वो मन में ही कह रहा होता है, प्लीज़ लावन, प्लीज़ उठ जाओ और मेरे से वैसे ही बातें करो जैसे किया करते थे। तुम्हारा साथ रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर वो ना लावन का नाम बहुत ही साउटिंग से बुलाता है, पर सुनने वाला कोई नहीं है। आसपास की पूरी चीज़ें ऐसे ही वीरान पड़ी हुई थी एंड जाओ जिसू ऐसे ही रो रहा होता है बहुत ज़्यादा। अभी जो अपना जाओ जिसू होता है उसे वैन केसिंग के साथ बिताए हुए हर एक पल याद आ रही होती है, हर एक छोटी मोमेंट, उसका फ्लर्ट करना, उसका केयर करना, उसकी जेलसी, उसे सब याद आ रहा है। जाओ जिसू का वो कहना कि मैं तुम्हें दोस्त मानता हूँ और वैन का रिटर्न में कहना कि तुम मुझे सिर्फ दोस्त मानते हो, और जाओ जिसू का वहाँ से चले जाना। जाओ जिसू जो वैन का हाथ पकड़ा हुआ था एंड वो कहता है, काश मैंने कहा होता कि मैं तुम्हें दोस्त से ज़्यादा मानता हूँ, मैं तुम्हें दोस्त से ज़्यादा मानता हूँ लावन। क्या तुम अपने आंसू को सच्ची में छोड़ के जा रहे हो? क्या तुम सच्ची में मुझे छोड़ के जा रहे हो? मैंने अपनी आंखों के सामने ही सबको जाते हुए देखा है, सभी को, मेरी 4 सीज़न मैनर के हर एक इंसान को अपने आंखों से जाते हुए देखा है। अपने हाथों से ही उनको वो कीले लगाए हैं। मैंने अपने गुरु को जाते हुए देखा है, अपने भाई के जाते हुए देखा है। मैंने अपनी आंखों के सामने सबको जाते हुए देखा है। मैं तुम्हें जाते हुए नहीं देख पा रहा, बिल्कुल नहीं देख पा रहा। प्लीज़ लावन, मुझे मत छोड़ो लावन, मुझे मत छोड़ो। अभी ना हमें यहाँ से थोड़ा अलग सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वैन केसिंग लेटा हुआ है एंड जो उसकी आंखें हैं वो अभी बंद थी। तभी उसके पास कोई आता है जो कहता है, जेनियान बेटा। अभी जो वो अपना वैन होता है वो आंखें खोलता है तो सामने घूमिंग मियांग को देखता है और कहता है,
माँ माँ, जो अपनी गो होती है वो कहती है, बहुत सो गए हो, युद्ध का प्रयास नहीं करना है क्या? मैं जानती हूँ कि तुम बड़े हो चुके हो, पर युद्ध का प्रयास तो ज़रूरी है ना। फिर तुम्हें हिलर वैली की भी तो कला सीखनी है। तो चलो उठो, तुम्हारे पापा तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तभी वहाँ पर जनरुयो आता है जो कहता है, जेनियन, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने पापा के युद्ध कला नहीं सीखनी है। जो अपना वैन होता है वो कहता है, नहीं पापा, मुझे सीखनी है। अभी जो अपना जेनियन होता है वो कहता है, तो ठीक है, चलो सीखते हैं। एंड ये कहते ही उसे तलवार पकड़ता है और वैन के फेस पर स्माइल था। एंड वैन एंड जेनरुयो फिर दोनों ही तलवारबाजी करने लगते हैं। और गुओ मिंगमियांग बाद में आती है और कहती है, ठीक है ठीक है ठीक है, अब पिता और पुत्र यहाँ पे आकर चाय पी लीजिए। अभी वो लोग चाय पीने लगते हैं एंड वो बड़े प्यार से चाय पी रहे होते हैं। तभी जो अपने जनरुयो होते हैं उनके जो जितने भी दोस्त हैं, गाओ चोन, सेन सेन, बट जाओजिंग नहीं, बाकी के जितने भी दोस्त हैं ना वहाँ पर आ गए होते हैं। अपने किन हुए जांग भी उधर आए होते हैं। अचानक से जगह चेंज हो जाती है जहाँ पर वो सारे के सारे बैठे थे और मदिरा पी रहे होते हैं और वैन केजिंग भी वहीं पर था। वैन केजिंग किन हुए जांग को ढंग से देख नहीं रहा होता है, उसको बाकी के चेहरे बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे होते हैं, किन हुए जांग के भी फेस दिखाई दे रहे हैं। वैन उस पर फोकस कर रहा है बट उसे कुछ ढंग से याद नहीं आ रहा है। तभी जो अपना वैन होता है उसके हाथ में मदिरा आता है, क्योंकि यहाँ पे सब मदिरा ही पी रहे हैं ना। वैन अभी उसके पास से वो मदिरा जाने ही वाला था, तभी वो उस मदिरे को लेता है एंड कहता है, मास्टर सु, ठंडा मदिरा पीना अच्छा नहीं है, रुकिए मैं इसे गर्म कर देता हूँ। एंड ये कहते ही वो गर्म करने लगता है बट वो एकदम शांत हो जाता है। अभी जो अपने जनरुयो होते हैं वो कहते हैं, जेनियन बेटा, क्या हुआ, तुम किसका नाम ले रहे थे? जो भी अपना वैन होता है वो कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं किसका नाम ले रहा था। एंड ये कहते ही वो मदिरा का गिलास नीचे रख देता है। फेस नीचे थी एंड वो कहता है, आखिरकार आजू कौन है? हमें जाओ जैसो को दिखाया जाता है जो वैन केजिंग को ऐसे ही होल्ड किया हुआ था और वो कहता है, नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, ये वक्त रोने का नहीं है जाओ जैसो, तुझे कुछ करना पड़ेगा, अपने लवैन को तुझे बचाना पड़ेगा। एंड ये कहते ही वो खुद को स्लैप कर रहा होता है। फिर बाद में वो उठ जाता है एंड वैन को वहीं पर लेटाया हुआ था वो ससुराल के इधर उधर भाग रहा होता है और कह रहा होता है, यहाँ पर सारी दुनिया का ज्ञान है, मुझे कोई तो किताब मिलेगा अपने वैन को बचाने के लिए। एंड वो फटाफट ऐसे ना बुक स्क्रॉल कर रहा होता है एंड किताबें ही देख रहा होता है कि उससे कुछ तो मिले। एंड वो पागलों की तरह हर चीज़ों को ना ढूंढ रहा होता है। अभी हमें वापस से अपने वैन को ही दिखाया जाता है जो भी युद्ध प्रयास ही कर रहा होता है अपने पापा के साथ। अभी जो अपने जनियन होते हैं वो कहते हैं कि तुम बहुत ही कुशल होते जा रहे हो, बहुत ज़्यादा। जो अपना वैन होता है वो कहता है, शुक्रिया पिताश्री। और तभी गुओ मिंगमियांग आती है और कहती है, क्या हिलर वैली की कला नहीं सीखनी है? क्या तुम्हें वेद कला नहीं सीखनी है? जो वैन होता है वो कहता है, मुझे सीखनी है ना, मुझे सारी कलाएं सीखनी है। एंड ये कहते ही वो फटाफट वहाँ पर भाग कर जाता है एंड वैद कला सीख रहा होता है। तभी वहाँ पर गुजियान आती है जो बैठ जाती है और कहती है, गुरुजी आप क्या सीख रहे हैं? अभी जो वैन होता है वो अपनी गुजियान को देखता है और कहता है, नादान बच्ची, मैं यहाँ पर वैद कला सीख रहा हूँ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जो गुजन होती है वो कहती है, गुरुजी मैं आपके साथ ही तो रहती हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी? एंड ये कहते ही वो स्माइल कर रही होती है एंड वैन के सर पे ना थोड़ा सा उसको हेडेक सा लग रहा होता है बट वो फिर भी चीज़ों को ध्यान नहीं देता है एंड वो सारी चीज़ें देख रहा होता है और गुजियान उसके साथ थी। हमें उधर जाओ को दिखाया जाता है जो अभी भी किताबें ही देख रहे होता है और उसकी आंखों में पूरा आंसू भर गया होता है। तभी उसे किताब मिलती है जिसमें एक लेप के बारे में लिखा गया था जिससे इंसान की बॉडी ना जल्दी गलेगी नहीं। अभी जो अपना जाओ जैसो होता है वो उस किताब को देखता है और कहता है, पहले मैं ये लेप बना लेता हूँ। एंड ये कहते ही वो सामग्री देखने लगता है और आसपास जो जड़ी बूटियाँ मिली थी यहाँ पर जो वो लेप बनाने में भी काम आएगी वो सारी जड़ी बूटियाँ ना ले लेता है और फिर उससे वो लेप बनाने लगता है। उसको ना बहुत पसीना आ रहा होता है इतने ठंड में भी, क्योंकि वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। वो अपने हाथों से अपने सर को पोंछ रहा होता है तो जो लेप था उसके सर पे भी लग रहा होता है
वो ना समझो की तरह एकदम घबराया हुआ वो सारे काम कर रहा होता है। उसकी हाथ सेक कर रही होती है, जिस वजह से जो वो मसाला पीसने वाला होता है जिससे हम जड़ी बूटियाँ पीसते हैं वो भी उसके हाथ से छूट रहा होता है। एंड वो तीखा होता है, आपने देखा होगा वर्ल्ड ऑफ ऑनर में, तो उसके हाथ में ना कट लग गया होता है, हाथ से खून निकल रहा होता है, बट वो उस खून पे फोकस ही नहीं करता है। उसे पूरा फोकस था वो जड़ी बूटी बनाने में। उस लेप के अंदर अपने जाओ जिसु का खून भी मिक्स हो गया होता है एंड जाओ जिसु को केयर ही नहीं था। वो सिर्फ़ और सिर्फ फटाफट जड़ी बूटियाँ पीस रहा होता है ताकि वो अपने वैन केसिंग के शरीर पे लगा सके। यहाँ की जगह पूरी बर्फीली है, इससे बॉडी गलने में तो टाइम लगेगी, बट ये लेप काफ़ी समय तक उसकी बॉडी को सिक्योर करके रखेगा। आपने देखा होगा लाश को बचाने के लिए उसको फ्रीजर ऐसी जगह पे ही रखते हैं ताकि वो गले ना। इसलिए ये तो सही है, बट उसके शरीर को और अच्छे से रखने के लिए इस लेप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें जो अपना जाओ जैसे होता है वो फटाफट वही लेप बना रहा होता है। एंड फिर बाद में वो लेप जैसे ही बना लेता है अपने वैन के पास आता है, अपने बाल जो उसके मुंह पर आ रहे थे वो पीछे पीछे कर रहा होता है एंड कह रहा होता है, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा लवन, ये तुम्हारे आंसू का वादा है, मैं तुम्हें बचा लूँगा। एंड ये कहते ही वो उसके कपड़ों का ना रोब खोलने लगता है, उसके शरीर से वो वस्त्र हटाता है और उसके शरीर पे ना वो लेप अच्छे से लगा रहा होता है बहुत ज़्यादा। एंड ये लेप लगाने में ना वो ठंडा ठंडा फील देता है। हमें अपने वैन को दिखाया जाता है जिसे सर्दी लग रही होती है एंड वो झींक रहा होता है। जो गुवो होती है वो अपने वैन को टच करती है और कहती है, क्या तुम्हें सर्दी हो गई है ज़ेनियान? जो अपना वैन होता है वो कहता है, मुझे मुझे नहीं पता माँ। अच्छी उसे बहुत छींक आ रहा होता है ठंड के कारण ही। जो गुजन होती है वो कहती है, आप ठीक है ना गुरुजी, मैं आपके लिए अभी कंबल ला देती हूँ। एंड ये कहते ही वो फटाफट कंबल उठाती है एंड उसके शरीर पर ना लपेट देती है। जो अपना वैन होता है वो स्माइल करता है और कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया गुजियन। जो गुजियन होती है वो स्माइल ही कर रही होती है एंड उसके पास ऐसे ही बैठी हुई थी। अभी जो अपना जाओ जिसु होता है उसने अच्छे खासे वैन की पूरे बॉडी में लेप लगा लिया होता है, उसके पाँव के नीचे वाले साइड में, उसके फेस पे, उसके प्राइवेट पार्ट पे भी उसने हर जगह वो लेप को अच्छे से अप्लाई कर दिया होता है। अभी जो अपना वैन केसिंग होता है वो तो पूरा नेगेट हो गया होता है ना, इसलिए जाओ जिसु को वो समझ में नहीं आता है एंड वो उसी का वस्त्र उस पर ओढ़ा देता है और कहता है, तुम्हें ठंड लग जाएगी ना, मैं तुम्हें ऐसे रहने नहीं दूँगा, मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं होने दूँगा। नहीं तो तुम आंखें खोलोगे तो मेरे से कहोगे, हाँ हाँ मास्टर सू, क्या आप मेरे साथ कुछ गलत करना चाहते थे? मैं जानता हूँ तुम हमेशा मुझे छेड़ते हो, हमेशा। इस बार तुम्हें छेड़ने का मौका नहीं दूँगा, मैं तुम्हें मौका नहीं दूँगा, मैं तुम्हें मौका नहीं दूँगा। अभी ना जाओ जिसु बहुत रो रहा होता है, उसकी आंखों के आंसू ऐसे ना रुक नहीं रही होती है। उधर हमें वैन को दिखाया जाता है जिसकी आंखों से ऑटोमेटिकली आंसू गिर रही होती है। जो अपनी फुमंग होती है वो उधर दिखाई देती है, जो उसकी आंसू साफ करते हुए कहती है, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? जो अपना वैन होता है वो कहता है, कुछ नहीं फुमंग आंटी, मैं कहाँ रो रहा हूँ। अभी जो अपनी फुमंग होती है वो कहती है, तो तुम्हारे आँखों में आंसू क्यों? जो अपना वैन होता है वो कहता है, मैं नहीं जानता, आखिरकार ये आंसू क्यों है, ये क्यों है मेरे आँखों के आंसू। एंड उसने अपनी आँखों को ऐसे ही कैप्चर कर रखा होता है। अभी उधर हमें जाओ को दिखाया जाता है जो वापस से कुछ सर्च करने लगता है। वो पूरे शास्त्रागार को देख रहा होता है, एक मोमेंट के लिए भी अपनी आंखें बंद नहीं किया होता है। ढूंढते ढूंढते ना नाइट हो गई होती है, नेक्स्ट डे भी आ गया होता है, बट जाओ जिसु ने बिल्कुल आराम नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। वो पागलों की तरह सब कुछ ढूंढा जा रहा है। अभी जो होता है ना कि पूरा 3 दिन बीत गए होते हैं जाओ जिसु को ये ढूंढते ढूंढते हैं। एंड जाओ जिसु पूरे 3 दिन से ना सोया है, ना कुछ खाया है, ना कुछ पिया है। उसकी होठ पूरी सूख गई है, उसकी आंखें पूरी नीचे डार्क सर्कल जैसी बढ़ गई है, फिर भी उसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। 3 दिन बाद उसे वापस से लेप लगाना था, तो वो अपने वैन केसिंग को वहीं पर रखा हुआ था अच्छे से और उसकी बॉडी पे लेप लगाता है और कहता है, तो फिक्र मत करो, माना देर लग रही है, पर मैं तुम्हें वापस ला दूंगा वैन, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हें यकीन है ना अपने आजू पर, तुम्हें यकीन है ना अपने आजू पर, बोलो ना वैन,
यकीन है ना, उधर हमें वैन को दिखाया जाता है जो अचानक से कह देता है मुझे यकीन है। अभी उसके पास सारे लोग थे, गुजियान, गो मिंगमियांग, जेन रुयू, फू मंगिन, जो भी उसके करीब थे वो सारे लोग वहाँ पे थे, किन्वाई जांग भी। अभी जो सारे होते हैं वो वैन की तरफ देखते हैं और वैन कहता है मुझे माफ़ करना। एंड ये कहते ही वो उठकर वहाँ से जाने लगता है। सब कह रहे होते हैं कि कहाँ जा रहे हो, पर अपना वैन कुछ सुन नहीं रहा होता है और बाहर की तरफ ना भाग रहा होता है। वो इधर उधर जा रहा होता है और कह रहा होता है क्या मैं कुछ खो रहा हूँ, मेरा दिल दर्द क्यों कर रहा है, आखिरकार मेरी आंखों से आंसू क्यों आ रहा है। अभी वैन की आंखों में ना आंसू आ रहा होता है और वो बस चल रहा होता है, वो सिर्फ चल रहा होता है। उसे आसपास कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, कुछ भी नहीं। अभी जो अपना वैन होता है वो इधर उधर देख रहा होता है, वो दीवारें देख रहा होता है, चीज़ें देख रहा होता है, पर वो समझ नहीं पा रहा होता है कि उसके दिल में ये बेचैनी क्यों है, वो इतना तेज क्यों भाग रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी वो थोड़ा साइड में जाता है तो उसे एक लड़का दिखाई देता है जो बैठा हुआ रो रहा था। वो उसके पास जाता है और कहता है कौन हो तुम रो क्यों रहे हो, क्या तुम ठीक हो लड़के। एंड ये कहते ही वो उसके शोल्डर पे हाथ रखता है तो वो पर्सन उसका हाथ पकड़ के कहता है लाओ प्लीज़ मत जाओ। एंड वो ना जाओ जिसू था, अभी जो वैन केसिंग होता है जाओ जिसू को देखकर हैरान था। तभी अचानक से उसकी आंखें बंद होती है और उसकी आंखें वापस से ओपन होती है तो वो वहीं पर था। एंड उसे याद नहीं कि वो किस लड़के से मिला था, उसका चेहरा उसे याद नहीं है, सिर्फ उसे लावन सुनाई दिया होता है। एंड वो सर पर हाथ रख कर कहता है वैन 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 ये नाम तो। तभी गुजन आती है और कहती है गुरुजी मेरी शादी होने वाली है और आप ऐसे सोच रहे हो कि आप अपनी बहन की शादी के लिए कुछ नहीं करना चाहोगे। एंड ये कहते ही वो मुंह फुलाली होती है। जो वैन होता है उसकी आंखों में अभी भी आंसू था एंड उसके फेस ना उसके गाल पर टच था। गुजन जैसे ही देखती है और कहती है गुरुजी आप रो क्यों रहे हैं। वैन कहता है मुझे नहीं पता, मैं आखिरकार रो क्यों रहा हूँ, ये आवाज़ मुझे क्यों सुनाई दे रही है। अभी गुजियान अपने गुरुजी ही कह रही होती है बट वैन को कुछ ढंग से सुनाई ही नहीं दे रहा होता है। एंड इधर जाओ जिसू की तरफ पूरा 1 महीना बीत गया होता है। उसके पास कोई होप ही नहीं बची थी, एक भी होप नहीं बची थी। वो नीचे बैठा हुआ था और उसके गले में जैसे दर्द हो रहा हो, रो रो के उसकी हालत ख़राब थी। सारी चीज़ों को देख लिया होता है, शस्त्रागार की सारी चीज़ें, बट उससे कुछ मिली नहीं होती है, कुछ भी नहीं। अभी जो अपना जाओ होता है वो अपने हाथ को तेज नीचे ज़मीन पर रखता है और कहता है तुमने मेरे से मेरा सब कुछ ले लिया, मेरे माता पिता, मेरे गुरु, मेरे दोस्त, मेरा भाई, सब कुछ ले लिया तुमने मेरे से, सब कुछ। मेरी ज़िंदगी भी ले ली, जब मैं मरने वाला था तो ऐसा क्यों किया, आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरे बहन को मेरे से क्यों छीन रहे हो। क्या आपको थोड़ी सी भी दया नहीं आती है, क्या थोड़ी सी भी दया नहीं आती है मेरे पर। आप अक्सर हमारे साथ ऐसा क्यों करते हो। मैंने कभी आपको ढंग से नहीं पूछा, आपने वजह ही नहीं दी। मैं आपसे भीख मांगता हूँ भगवान, प्लीज़ मेरे लवमेट को मेरे पास भेज दीजिए, प्लीज़ आप उसको अपने साथ मत रखिए। आपके पास कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे मेरा बहन चाहिए। क्या मुझे आप मेरे बहन को नहीं दे सकते हैं? क्या आप इतने मतलबी हैं, आपको सब कुछ चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए तो मुझे भी क्यों नहीं ले जाते हैं, क्यों नहीं ले जाते हैं मुझे क्यों जोड़ रखा है, क्यों तड़पाने के लिए मुझे जोड़ रखा है, क्यों। एंड ये कहते ही वो अपने हाथ को ज़मीन पे पंच कर रहा होता है, जिस वजह से उसके हाथ से ना बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा होता है। और वो अभी वैन के पास ही था तो वो जो ब्लड है वैन के फेस पे तो लग ही रहा होता है,
बट उस जगह पे ना छोटी सी दरार थी जिस वजह से वो खून उस दरार के नीचे जा रही होती है और कहीं पर तो गिर रही होती है। एंड वो चीज़ जब उस पर गिर रही होती है तो वो एक अलग सी ही ब्लैक शाइनिंग दे रही होती है। अभी हमें अपने वैन को दिखाया जाता है जिसके फेस पर उससे खून दिखाई दे रहे होते हैं एंड वो साफ़ कर रहा होता है, बट वो खून उसके फेस से हट नहीं रहा होता है। वो अभी बाथटब में बैठा हुआ था एंड पूरा बाथटब ब्लडी हो गया होता है। वैन घबरा गया होता है, तभी उसके शोल्डर पे कोई हाथ रखता है। वैन घबरा के पीछे मुड़ता है तो वहाँ पर एक मुस्कुराता हुआ चेहरा था जो कह रहा होता है, वैन वापस आ जाओ। अब वैन के सर में फिर से दर्द होता है एंड वो अपनी आंखें बंद करता है और जब अपनी आंखें खोलता है तो गुलजान के वेडिंग में खुद को पाता है। गुलजान काउ वेनिंग के साथ बहुत खुश थी और वैन को देख रही होती है और स्माइल कर रही होती है, और उधर वैन की पूरी फैमिली थी, वो सारे लोग जिसको उसने खो रखा था। एक तरफ जनरल आकर अपने वैन का हाथ पकड़ते हैं और दूसरी तरफ से गो मिंगम्यांग। आगे गुजन और काउ वेनिंग तो शादी कर ही रहे होते हैं एंड उसका जो पूरा शरीर था वो अजीब सा ही उसको फील हो रहा होता है। हमें वापस जाओ को दिखाया जाता है जिसकी अब तो कान की शक्ति तेज़ हो गई है, तो उसे फील होता है कि नीचे किसी चीज़ पर वो गिर रहा है एंड वो हल्की सी चमक जो मैंने डिस्क्राइब की थी वो छेद से दिख भी रही है। ज़ाओ जैसे को कुछ समझ में नहीं आता, वो समझ नहीं पाता कि वो उस चीज़ को कैसे खोले। वो नीचे तोड़ने की कोशिश करता है बट टूटता भी नहीं है, बट वो एक पैटर्न देखता है, एक अलग सा ही पैटर्न, एंड उससे कुछ समझ में नहीं आता है। तो वो उस पैटर्न के अंदर ना कुछ डाल रहा होता है बट कुछ नहीं हो रहा होता है। बट वो फील करता है कि वो जो ब्लड था उसका जब वो नीचे गिरा तभी वहाँ से एक चमक आई। तो फिर बाद में वो कुछ ना सोचते हुए अपने हाथ को काटता है और अपनी पूरी जो ब्लड थी ना, लाइक उसके हाथ में चोट लगी थी जिस वजह से ब्लड तो गिर ही रहा था, बट अब वो प्रॉपर ब्लड डालने के लिए अपने हाथ को अच्छे से काट दिया होता है, एक मोटा कट दिया होता है जिस वजह से ज़्यादा ब्लड गिरे एंड वो ब्लड उस सर्कल पे गिरता है एंड वो जो सेप था ना उस सेप में पूरा ब्लड भरने लगता है। एंड जैसे ही वो ब्लड भरता है तो उस ज़मीन के नीचे से एक चीज़ ऊपर आती है जो एक शीशे जैसी जार में बंद थी। ये थोड़ा अलग था कि शीशा देखने को मिल रहा है, क्योंकि शीशे के बर्तन अभी के ज़माने में उतने मिलते नहीं हैं, क्योंकि क्राफ्ट करना बहुत मुश्किल होता है और इसकी डिज़ाइन बहुत हटके थी। समझ में नहीं आ रहा होता है कि डिज़ाइन क्रिएट कैसे की है, बहुत अलग डिज़ाइन है। चाइना में ऐसे कांच के डिज़ाइन उसने बहुत कम देखे हैं। अभी जो अपना जाओ जैसे होता है वो ये ना सोचते हुए अपने हाथों से ही उस कांच के गिलास को हटाता है जिस वजह से जो उसका ब्लड था ना वो उस पर लग गया होता है एंड अंदर एक ब्लैक ऊर्जा थी। जहाँ जैसे उसे छूता है तो उसे बड़ा अजीब लग रहा होता है, बट वो समझ जाता है कि ये उसके शरीर का गोल्डन कोर है, लाइक उसके शरीर का नहीं, किसी शरीर का गोल्डन कोर है, बट ये गोल्डन नहीं ब्लैक है। वो उस गोल्डन कोर को उस ब्लैक कोर को पकड़ा हुआ था एंड फिर बाद में वैन की तरफ देख रहा होता है। वो सोच नहीं पा रहा था कि ये सही है या फिर नहीं, बट वो उस ब्लैक कोर को अपने हाथ में ले लेता है एंड वो ब्लैक कोर को जैसे ही हाथ में लेता है हमें दूर कहीं कुछ पत्थरों की मूर्ति दिखाई जाती है जो एक अलग ही शेप में खड़ी थी। एक पत्थर की मूर्ति पानी के नीचे थी और बाकी पत्थर की मूर्ति इधर उधर वैसे बिखरी हुई थी एंड एक अजीब सा टूटा हुआ महल दिखाया जा रहा होता है। हमें जो जादू होता है उस कोर को पकड़ा हुआ था, वैन के पास जा रहा होता है और कह रहा होता है, मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ वैन, काश तुम मेरे पास वापस आ जाओ, तुम प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। एंड ये कहते ही वो जो ब्लैक कोर था वो उसके शरीर में डाल देता है एंड वो शरीर के अंदर चला भी गया होता है। जैसे ही वो शरीर में रखा होता है वो खुद ब खुद अंदर जाने लगता है, बट जैसे ही उसने वैन के शरीर में वो चीज़ डाली थी एक अलग सी ही विंड की हवा वहाँ पर आ रही थी, जैसे कि वो हवा एक साउंड दे रही हो। आपने बहुत सारे विंड की हवा सुनी होगी जो एक साउंड देती है, ये वही साउंड दे रही होती है। जहाज से इधर उधर देख रहा होता है एंड अचानक से कुछ ब्लैक पर्दे इधर उधर फैल रहे होते हैं, लाइक एक ब्लैक कलर की विंड की हवा जो एक बहुत ज़ोरों से अपने उसके शरीर के पास जा रही होती है। जहाँ जैसे वो अपना सफ़ेद वस्त्र निकाला हुआ था और इधर उधर चला रहा होता है, बट वो जो ब्लैक कॉर थी वो वैन से दूर नहीं हो रही होती है और वो कट भी नहीं रही होती है। जहाँ जैसे को समझ नहीं आ रहा होता है कि उसने क्या किया,
क्या उसने कोई गलती कर दी? वो सारी ब्लैक चीज़ें जो काइंडली भूत जैसी लग रही थी, वो अपने वैन केसिंग को ना पूरा कवर कर ली थी और धीरे धीरे ऊपर की तरफ उसे ले जा रही होती है। वैन केसिंग हवा में उस चीज़ों की वजह से फ्लोट कर रहा होता है। एंड ये बड़ा अजीब था, बहुत ज़्यादा। जाजूसू डरा हुआ था, वो तलवार चलाए, हवा में चलाए, वो जंप मार रहा होता है, बट वो चीज़ उसे और भी ऊपर ले जाती जा रही थी। जाजूसू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, वो खुद पर कोस रहा होता है एंड कह रहा होता है, वैन, वैन नीचे आओ, लाओ वैन, लाओ वैन, प्लीज़ जग जाओ, लाओ वैन, तुम्हें मेरी कसम है, प्लीज़ जग जाओ। अभी हमें वैन को दिखाया जाता है जो शादी में ही था एंड गुलजान की शादी हो गई थी, बट उसके अचानक से कपड़े रेड होने लगते हैं। वो भूत घाटी के गेटअप में ही आ गया होता है एंड उसे समझ में नहीं आता है कि गेटअप कैसा है। वो कान पर हाथ रखा हुआ था एंड वो कहता है, आंसू। अभी जो गु मिंगमियांग होती है वो कहती है, क्या हुआ जनियान? जो अपना वैन होता है वो कहता है, वैन केसिंग, वैन केसिंग, ला वैन, वैन मेरा नाम है, आंसू मुझे बुला रहा है, आंसू मुझे बुला रहा है, वो रो रहा है, वो रो रहा है, उसका खून निकल रहा है, वो मुझे बुला रहा है। एंड ये कहते हैं वो भाग रहा होता है, बट सारे के सारे पीछे पड़ गए होते हैं एंड कह रहे होते हैं, जनियन कहाँ जा रहे हो? गुजन कह रही होती है, गुरुजी अब कहाँ जा रहे हो? आज मेरी शादी है गुरुजी, अब कहाँ जा रहे हो? आपकी तबीयत ठीक है ना? अभी सब उसे रोक रहे होते हैं, बट वैन रुक नहीं रहा होता है, इधर उधर रास्ते से जा रहा होता है और उसे रास्ते खाली दिख रहे होते हैं। वैन को समझ में नहीं आ रहा है, उसे अपने आंसू के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है, उसकी ब्लड उसको स्मेल हो रही है, उसका दर्द उसे महसूस हो रहा है। वैन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, उसकी वो भूत घाटी की रेड ड्रेस वापस आ गई होती है। इधर उधर देखता है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है, कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा था। तभी वो नीचे बैठ जाता है और रोने लगता है, वो बहुत रो रहा होता है। तभी वहाँ पर सारे के सारे लोग आ जाते हैं और गुलजान कहती है, गुरुजी क्या आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते हैं? क्या हुआ है गुरुजी? हमें जो कावनिंग होता है वो भी कहता है, क्या हुआ है वैन भाई? हमें जो अपनी गुगु होती है वो कहती है, क्या हुआ जनियान? हमें जो अपने जनरुई होते हैं वो कहते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम ठीक हो ना? अभी सभी के सब ये कह रहे होते हैं एंड वैन का हाथ पकड़ के उसे आगे की तरफ ले जा रहे होते हैं कि चलो हमारे साथ। जो वैन होता है वो कहता है, आंसू, आंसू। तभी पीछे से कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और वैन केसिंग पीछे मुड़ता है तो उसे जाजूसू दिखाई देता है, जिसकी आंखों में आंसू था एंड वो कह रहा होता है, लव वैन, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, प्लीज़ मेरे साथ आओ, प्लीज़। बट उधर वो सारे लोग अपने वैन केसिंग का हाथ भी पकड़े हुए थे। गुलजान रोते हुए कहती है, वैन भाई, क्या आप मुझे फिर से छोड़ के जा रहे हैं? मैंने कोई गलती की है क्या? मुझे बोलिए ना अगर मैंने कोई गलती की है तो, मुझे छोड़ के मत जाइए। गु मिंगमियांग जो होती है वो भी कह रही होती है, वैन बेटा कहाँ जा रहे हो तुम? अपने जनरुइयो भी रोते हुए बोल रहे होते हैं, सारे रो रहे होते हैं और वैन का हाथ कोई छोड़ नहीं रहा होता और वैन उधर देख रहा होता है, जाओजसू भी जो रो रहा होता है और कह रहा होता है, लवन, लवन प्लीज़ मेरे साथ चलो, प्लीज़ आ जाओ मेरे साथ, वैन प्लीज़ आ जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, मैं मर जाऊँगा, तुम्हारी दी हुई ज़िंदगी भी मेरे लिए ज़िंदगी नहीं होगी जिस ज़िंदगी में तुम नहीं रहोगे। मैं मरते दम तक भी तुम्हारे सिवा किसी के साथ नहीं रहना चाहता था। तुम मुझे ऐसा नहीं छोड़ सकते, तुम अपने सोलमेट को ऐसा नहीं छोड़ सकते, तुम अपने पति को ऐसे नहीं छोड़ सकते। और ये जो सारी बातें हैं ना, ये एग्जैक्टली अपना जाओजसू उस समय कह रहा होता है जो अपने वैन को सुनाई दे रहा होता है। अभी उधर उन लोगों ने भी हाथ पकड़ा हुआ था और इधर अपने जाओजसू ने भी। जो वैन केसिंग होता है अचानक से हाथ छोड़ देता है एंड कहता है, मुझे माफ़ करना। अभी हमें जाओजसू को दिखाया जाता है जो ऐसे ही रो रहा होता है एंड अचानक से वो जो भूत वूत वाली चीज़ें थी वो अपने वैन केसिंग को छोड़ रही होती है और छोड़ क्या उसके अंदर जैसे कि अब्जॉर्ब हो रही हो। एंड अपना जाओजसू बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। अचानक से वैन केसिंग नीचे गिरने लगता है और जाओजसू उसे होल्ड कर लेता है। हमें जो जाओजसू होता है वो उससे पकड़ा हुआ था और कह रहा होता है, वैन, वैन। एंड वो उसके नाक पर और नब्स को चेक करता है एंड वो रोने लगता है बहुत ज़्यादा और कहता है, तुम मेरे पास हो, वापस आ गए, मैं कहीं
कब? एंड ये कहते हैं उसे पकड़ लिया होता है क्योंकि वैन केसिंग की नब्स चलने लगी थी। हमें इनर वर्ल्ड में दिखाया जाता है एंड हाँ, वो जो भी सीन था वो इनर वर्ल्ड में चल रहा होता है, जहाँ पर वैन ने गो मिंगम्यांग, जेनरुयू, गुजियान इन सब की हाथें छोड़ दी होती है एंड जाओ जिसो के हाथ को होल्ड किया हुआ था। जो अपना वैन होता है वो कहता है मुझे माफ़ करना। उधर गो मिंगम्यांग एंड जेनरुयू, गुजियान एंड सारे के सारे लोग जो उस समय से रो रहे होते हैं वो स्माइल करते हैं और कहते हैं मैं हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। एंड ये सारे लोगों ने वैन केसिंग के लिए बोला होता है और वैन केसिंग स्माइल करता है और कहता है बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, मेरे दिल से आपके लिए प्यार कभी नहीं जाएगा। एंड उसने जाओ जिसू का अभी भी हाथ पकड़ा हुआ होता है। हमें नॉर्मल वर्ल्ड में दिखाया जाता है जहाँ पर अपने जाओ जिसू ने वैन केसिंग को एक अच्छी सी जगह पर रखा होता है और उसके गालों को ना ऐसे सहला रहा होता है और बहुत खुश था क्योंकि उसका वैन केसिंग वापस आ गया। उठा नहीं है बट उसके नब्ज़ चल रहे हैं, बट उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि ये ब्लैक ब्लैक सी चीज़ें थी क्या। अभी हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जब वैन केसिंग के अंदर वो ब्लैक ऊर्जा गई थी ना, तब का वो सीन दिखाया जाता है उसी जगह पे जहाँ पर हमें मूर्ति दिखाई गई थी। सारी जगह पे अचानक से बहुत ही अजीब सी बॉन्डर जैसी मचने लग जाती है बाहर की जगह पे एंड हमें महल के अंदर दिखाया जाता है जो मूर्ति जो खड़ी थी एक पानी के अंदर एंड बाकी सारी जो मूर्ति थी वो हल्की हल्की क्रैक दिखाई दे रही होती है एंड वहाँ पर भी कुछ अजीब सी विंड की वॉइस चल रही होती है। उधर हमें वापस से अपने जाओ जिसू को दिखाया जाता है जो वैन केसिंग की बहुत केयर कर रहा होता है एंड यहाँ से स्टोरी जाएगी वॉइस ओवर में। लाइक जो भी चलेगा वॉइस ओवर के रूप में ही चलेगा और ये जाओ जिसू की वॉइस ओवर है। मुझे लगा था कि सब कुछ सही हो गया है, वैन वापस आ गया है, पर लॉवेन की आंखें खुली ही नहीं, उसकी आंखें अभी भी बंद थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रहा है, पर जैसे तैसे करके मैं उस अस्त्रागार से बाहर निकल गया। वहाँ पर एक गुफा थी, शायद भाई वहाँ पर रहा करते थे। मैं वहीं पर रहने लग गया अपने वैन के साथ। मैं हमेशा जब भी खाना बनाता वैन के लिए रखता, पर वैन कभी उठकर वो खाना ही नहीं खाता। मैंने वहाँ से बाहर जाने का बिल्कुल नहीं सोचा। मैं हमेशा उसके बाल बनाया करता। अभी हमें जाओ जिसू को दिखाया जाता है जो वैन केसिंग के वाइट बालों को कॉन्ग कर रहा होता है एंड उसके बालों को अच्छे से सहला रहा होता है। फिर उसके बाल को एक अच्छा सा हेयर स्टाइल दे देता है, बट जो उसकी हेयर क्लिप थी ना वो अभी भी अपने जाओ जिसू के पास थी एंड उसका पंखा भी उसने संभाल के ही रखा होता है। अभी जो अपना जाओ जिसू होता है वो वैन के हेड पर किस करता है और कहता है तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, जब तुम जगोगे तो मैं तुम्हें डांटने वाला हूँ कि तुमने 1 साल तक मुझसे इंतज़ार करवाया है। अभी हमें 1 साल के बाद का वापस से सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाओ जिसो वही सेम डायलॉग बोल रहा होता है, बट उसकी आंखों में नमी थी। वो उससे नमी वाले आंखों से किस करते हुए कहता है जब तुम जगोगे ना तब मैं तुम्हें बताऊँगा कि तुमने 2 सालों तक मुझे बहुत इंतज़ार करवाया है। जाओ जिसो की वापस वॉइस ओवर स्टार्ट होती है जो कहती है मैंने सोचा था कि तुम उठ जाओगे पर तुम उठे ही नहीं, बिल्कुल भी। 3 साल 4 महीने हो गए थे पर तुम नहीं उठे, तुम नहीं उठे। मुझे तुम्हें छोड़ के नहीं जाना था, पर मुझे चैंगलिंग को बताना था कि मैं जिंदा हूँ, पर मैं जा भी नहीं सकता था। मैं तुम्हारे साथ ही रुकना चाहता था, तुम्हारे साथ। तुम्हें अपने हाथों से तैयार करवाना चाहता था, तुम्हें जी भर के निहारना चाहता था। अभी हमें जाओ जिसू को दिखाया जाता है जो बाहर ही गया होता है कुछ वेजिटेबल्स कलेक्ट करने एंड यस वर्ल्ड ऑफ ऑनर में दिखाया था कि ये भाई सिर्फ़ और सिर्फ अपने बर्फ़ खाकर ही जिंदा था। अगर वो रियल फूड एंड रियल ज़िंदगी जी रहा था तो उसकी जो शक्ति थी वो जा रही थी, बट ये चीज़ मैं चेंज कर रही हूँ। जाओ जिसू बाहर का खाना खा सकता है क्योंकि फैन फिक्सन है, पहले मैंने नहीं बताया तो मैं अभी बीच में बता रही हूँ। इसलिए जाओ जिसू अपने लिए खाना कलेक्ट कर रहा होता है। जो जाओ जिसू होता है वो जो खाना होता है वो जो
फल फ्रूट उगे हुए थे, जो बहुत ही मुश्किल था, बहुत दूर तक जाना पड़ रहा था क्योंकि ये बर्फीली जगह थी ना। एंड वो फटाफट घर जाना चाहता था, वो वैन को ना कुछ समय के लिए भी नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो फटाफट जा रहा होता है। एंड उसको उसकी सारी शक्ति वापस मिल गई है, तो वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है। बट मौसम ना यहाँ पर बिगड़ रहा होता है और बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो जाती है, इतना ज़्यादा कि अपने जहाज़ को भी ना चलने में बहुत तकलीफ़ हो रही होती है। बट वो स्टिल चल रहा होता है, वो आगे की तरफ जा रहा होता है। अभी वो जैसे ही आगे की तरफ जाता है, पहाड़ी पूरी जैसे कि बर्फ़ से ढक गई हो। एंड वो घबरा जाता है, फटाफट उस बर्फ़ को हटाता है और कहता है, माफ़ करना वैन, मैं लेट हो गया। एंड वो सामने की तरफ देखता है और उसके हाथ में जो जो भी फल फ्रूट थे वो सारे नीचे गिर जाते हैं। वो इधर उधर देखता है और कहता है, लवन, लवन। एंड ये कहते ही वो बिस्तर चेक करता है जहाँ पर वैन उसे दिखाई नहीं देता। वो हर चीज़ चेक कर रहा होता है बट वैन उसे दिखाई ही नहीं दे रहा होता है। अभी वो बोलता है, वैन उठ गया, पर वो गया कहाँ पर है। एंड ये कहते ही वो सीधा बाहर निकल जाता है और वैन कह के ही चिल्ला रहा होता है, बट वैन उसे कहीं दिख नहीं रहा होता है। जहाज़ पूरे रात भर ढूंढता है बट वैन उसे कहीं मिला ही नहीं होता है। इतने बर्फ़बारी में भी वो सिर्फ रात भर बाहर था, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। 2-3 दिन तक ऐसे ही घूमता है बट उससे अपना वैन मिलता नहीं है, तो वो सोचता है कि वो वहाँ से अलग जाकर वो अपने वैन की तलाश करेगा। इसलिए वो वैन का पंखा और हेयर क्लिप ले लेता है और सर पे जो वो हमेशा टोपी लगाया हुआ था वो लगा देता है। जैसे कि वॉइस ओवर आती है जो कहती है, सोचा था कि अब सब खत्म हो चुका है, ये दुख तकलीफ़ के दिन चले गए, मुझे मेरा वैन वापस मिल गया, पर भगवान को कहाँ मंजूर, वो मुझे दिखा ही नहीं। मैंने उसको आज ढूंढते ढूंढते पूरा का पूरा 7 महीना हो चुका है, पर वो मुझे अभी तक नहीं मिला, अभी तक नहीं। फिर मैं चैंगलिंग से मिलने गया। चैंगलिंग मुझे देखकर बहुत खुश था, गले लगा कर रोने लगा और वैन के बारे में पूछा। मैंने कह दिया, वैन ठीक है। चैंगलिंग ने कहा, तो वो मिलने क्यों नहीं आए। मैंने बहाना बना दिया कि वो बस बीमार है। चैंगलिंग मुझसे मिलना चाहता था, पर मैं क्या बताता कि मुझे मेरा वैन मिल ही नहीं रहा है। मैं इस दुविधा में उसे डालना नहीं चाहता था, इसलिए बस मैं वहाँ से मुस्कुरा कर चला गया। चैंगलिंग बहुत खुश है, सियालियांग के साथ उसकी अच्छी ज़िंदगी बच चुकी है। सियालियांग माँ भी बनने वाली है, उसका बेटा जरूर चैंगलिंग जैसा खूबसूरत होगा। अभी जो जाजूसू है वो ऐसे ही ढूंढता रहता है और 1 साल 3 महीने वापस से बीत जाते हैं। जाजूसू ताइलेक्सेट, डोंगटिंग, गुगू सब जगह देखा होता है बट वैन केसिंग उसे कहीं मिला ही नहीं होता है, कहीं भी नहीं। अभी ऐसे ही वापस से समय बीत गया होता है और वो थक हार के, उसे वैन कहीं नहीं दिखा होता है। थक हार के वो वहीं पर बैठ जाता है जहाँ पर उसने फर्स्ट टाइम अपने बड़े वैन केसिंग को देखा होता है, जहाँ पर वो भिखारी बनकर बैठा था। वो वहाँ पर गया होता है तो उसको उसकी यादें ना ताज़ा हो गई होती है, इसलिए वो वहीं पर लेट गया होता है। और अभी ना जाजूसू की हालत फिर से उसी की तरह हो गई है, लाइक बेगर वाले पॉइंट में वो पहुंच गया है। कपड़े अच्छे नहीं, दाढ़ी आ चुकी है, बाल बिखरी हुई है। वो पहले वाला जाजूसू ही लग रहा था जो अभी अभी विंडोज़ ऑफ हेवन से जाकर अपना रूप चेंज किया था, बट उसने रूप चेंज किया था। यहाँ पर जाजूसू की हालत हो चुकी है वैन को ढूंढते ढूंढते। आज मिलाकर पूरे 5 साल हो चुके हैं जब से वैन ने उसे अपनी शक्ति दे के वो खुद मर गया, तब से लेकर आज तक पूरे 5 साल हो चुके हैं और वैन ने उसे एक बार भी लवन नहीं कहा है। वो अपनी आंखें बंद करके वहीं पर लेटा हुआ था और उसने जैसे उम्मीद छोड़ दी है आधी। वो नहीं छोड़ सकता पूरी उम्मीद, पर वो थक चुका है। हर जगह देख लिया, हर जगह, हर कोना, उस जगह पे गया जहाँ पे वो जाना नहीं चाहता था, पर वो फिर से गया, पर वैन उसे कहीं मिला ही नहीं। किसी को वैन के बारे में पता ही नहीं, किसी को भी नहीं। वो ऐसे ही टोकरी लगाकर लेटा हुआ था, तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है, ये भिखारी कब से यहाँ पर लेटा हुआ है। अभी जो एक लड़का होता है वो कहता है,
ये भिखारी नहीं है। जो वो दूसरा लड़का होता है वो कहता है ये भिखारी नहीं है तो यहाँ पर लेटा क्यों है। वो लड़का कहता है ये शायद धूप सेक रहा है। जाजसू सेकंड लड़के की वॉइस से वैसे ही हैरान था। वो टोपी हटा ही नहीं पा रहा था, उसकी हाथ वहाँ पर स्टक हो गई थी। ये आवाज़, ये लाइन, जैसे कि उसे कुछ याद दिला रहा हो। वो अपनी कैप हटाता है और कहता है लवन। जाजसू ने ना टोपी हटा दिया होता है, तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जो एकदम चुलबुली थी, अपने बालों को ब्रेड की हुई थी एंड थोड़े थोड़े अजीबोगरीब उसके बाल दिख रहे थे। बट उसकी ड्रेसिंग स्टाइल ना काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी, लाइक बिट डिफरेंट। उसकी हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। अभी जो वो लड़की होती है वो पैसे दे देती है और कहती है कुछ खा लेना, बहुत पतले हो गए हो तुम, एंड ये कहते ही जाने लगती है। एंड जाजसू कहता है मैं भिखारी नहीं हूँ। अभी जो वो लड़की होती है पीछे मुड़ती है एंड जैसे ही ये सुनती है तो कहती है तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे। जाजसू कहता है मैं धूप सेक रहा था। एंड ये सुनते ही वो जो लड़की होती है ना वो एक तरफ देखती है एंड ये वही जगह थी जहाँ पर वैन बैठा हुआ था। लाइक उस समय जब वो फर्स्ट टाइम, मैंने आपको बताया था, आपने वर्ल्ड ऑफ नूर देखा होगा तो आपको पता होगा। अभी जो जाजसू है वो उसी जगह पे देख रहा था एंड उसके दिल की धड़कनें ना बहुत तेज़ थी। उसे एक और लड़का वहाँ पे दिखाई देता है जो स्माइल करता है एंड इशारा करता है अपने शोल्डर को ऐसे उचकाते हुए कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। एंड ये कहते ही वो अपनी नज़रें, वो लड़का एक तरफ अपनी नज़रें करता है जो उस होटल की सीढ़ियों से उतरते हुए जा रही थी। एंड जाजसू अब उस तरफ नज़रें करता है। एक बड़े बाल में वाइट हेयर का लड़का नीचे उतर रहा होता है जिसने कैप पहन रखा था, टोपी जो उसके फेस को ढक रहा होता है। जाजसू के दिल की धड़कनें बढ़ रही होती है। वो जो लड़की थी अब कुछ ना कहते हुए वहाँ से जा रही होती है एंड वो जो लड़का जो ऊपर खड़ा था जिसने अपने शोल्डर उचकाए थे वो भी जा रहा होता है। अब ये दोनों लोग वहाँ पर खड़े हो गए होते हैं उस वाइट हेयर लड़के के पास एंड दोनों ही उस रथ पर बैठ गए होते हैं जहाँ पर उसे बैठना था। वो वाइट हेयर वाला लड़का पीछे बैठा होता है एंड उसकी फेस अभी भी कवर थी। जाजसू उठ रहा होता है और आगे चल रहा होता है बट वो बहुत कमज़ोर हो गया था। इन दिनों ना खाना खाया है ढंग से ना ही कुछ, क्योंकि पहले तो वैनकेजिंग उसे दिख तो रहा था, अब तो वैनकेजिंग दिख ही नहीं रहा था उसे। अभी जो जाजसू है वो वैसे ही चल रहा होता है एंड जो वो वाइट हेयर वाला लड़का था जिसने अपने फेस पर वो पहन रखा था वो अपने जाजसू को देख पा रहा था। जाजसू से नहीं देख पा रहा था बट वो देख पा रहा था। वो फेस ऊपर करता है एंड जो वो कैप होता है ना वो हटाता है तो उसके फेस पे जो बाल आ रहे थे वो भी थोड़े अलग होते हैं एंड वो अपने बालों को सही करता है। एंड जाजसू ये देख कर शौक था क्योंकि वो वैन जैसा दिख रहा था। वो वैन जैसा दिख नहीं रहा था, वो वैन है। जाजसू फील कर पा रहा था। ये फील करते ही चेहरा देखते ही वो अपनी सारी कमजोरी भूलते हुए भागने की कोशिश कर रहा था बट उसके पाँव से ब्लड भी निकल रहे थे क्योंकि उसके चप्पल टूट गए थे और उसने वापस कभी चप्पल रिपेयर ही नहीं किया। हमें जो अपना जाजसू होता है वो भाग भाग के कह रहा होता है लवन लवन, पर जो वैन होता है वो देख भी नहीं रहा होता है एंड बट आवाज़ें आती है तो पर्सन तो देखता ही है ना। वो सामने की तरफ देखता है और उसे जाजसू दिखाई देता है जो भाग रहा होता है बट वैन का रिएक्शन ही अलग था। वैन भाग रहा होता है और लवन लवन कह रहा होता है और वैन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है वो बस देख रहा होता है। एंड जाजसू बस भागा जा रहा था। वो भागते भागते अपने वैन को छूने की कोशिश करता है बट उसकी रथ ना काफ़ी ज़्यादा फास्ट थी क्योंकि उसमें चक्के लगे हुए थे बड़े बड़े, तो वो थोड़ा फास्ट भगा रहे होते और घोड़े चार चार थे वहाँ पर, तो वो रथ तो फास्ट चलेगी ही। जाजसू ना नीचे गिर जाता है एंड एक व्यापारी उसे आते हुए कहता है क्या हुआ नौजवान, ऐसे क्यों भाग रहे हो। जो जाजसू होता है वो कहता है वैन वैन वैन। जो वो पर्सन होता है वो कहता है क्या वैन वैन कह रहे हो नौजवान, वो रथ। अभी जो वो पर्सन होता है वो कहता है वो रथ तो चंद्रिका से आई थी, बहुत दूर सफ़र है, क्या तुम उनको जानते हो। जाजसू कहता है चंद्रिका, ये क्या है, क्या आप उसको जानते हैं, चंद्रिका कहाँ है, क्या आप जानते हैं। जो पर्सन होता है वो कहता है हाँ हमारे बहुत अच्छे नाते हैं, हम बेसिक जानते हैं, कुछ साल में वो एक बार जरूर आते हैं, क्या तुमने उसे देखा है पहले। जो अपना जाजसू होता है वो कहता है वो लोग
वो पर्सन कहता है हाँ मैं जानता हूँ, वो थोड़े अलग दिखते हैं क्योंकि वो दूर देश से जो आते हैं। चंद्रिका शान है स्पाइसेस की, अलग अलग मसाले, अलग अलग कल्चर, ये है चंद्रिका की शान, जो रथ के सबसे आगे बैठे थे। अभी हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जिसने अपनी सना की शोल्डर उचकाई नहीं थी, जो वैन से बात कर रहा होता है कि भिखारी है क्या, उसे दिखाया जाता है। एंड वो जो पर्सन होता है वो उसका नाम बताता है और कहता है ये चंद्रिका के महाराज के बेटे अंश हैं और इनका बहुत ज़्यादा नाम है। और वो उनके साथ बैठी हुई लड़की, अभी हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो जाओ जैसे को पैसे नहीं देती थी, उस लड़की को दिखाया जाता है जो स्माइल कर रही होती है। एंड वो पर्सन उसका नाम एंड बताते हैं कि वो जो लड़की है वो पहली बार आई है और वो लड़का भी पहली बार ही आया है उनके साथ। एंड जो लड़की है उसका नाम है अपनी वर्षा। जो अपना जाओ जैसे होता है वो कहता है वो सफ़ेद बाल वाला, अभी जो पर्सन होता है वो कहता है वो सफ़ेद बाल वाला, उसका नाम तो शरद है। पहली बार मैंने देखा है वर्षा और शरद को, दोनों अपोजिट है पर दोनों ही बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे। अभी जो अपना जाजसो होता है वो कहता है शरद नहीं, शरद नाम कैसे हो सकता है, शरद नहीं हो सकता, वो मेरा वन है, मैं उसे पहचानने में भूल नहीं कर सकता हूँ। वन आखिरकार तुम मुझे देखकर भी क्यों नहीं रुके, क्या तुम्हारे मन में कुछ भी नहीं हुआ? लावेन क्या तुम मुझे भूल चुके हो? अभी हमें वैन को दिखाया जाता है जो बैठा हुआ था और मन में कहता है आखिरकार वो इंसान कौन था जो मेरे पीछे आ रहा था। अभी जो अपनी वर्षा होती है वो कहती है क्या हुआ शरद जी, कुछ सोच रहे हैं क्या? जो शरद होता है वो कहता है नहीं मैं कुछ भी नहीं सोच रहा। अभी जो अंश होता है वो कहता है वर्षा शरद को परेशान करना बंद करो। जो अपनी शरद होता है वो अपने फेस को अब नीचे करता है। जो वर्षा होती है वो कहती है क्या महाराज आप हमेशा शरद शरद कहते रहते हैं, बोलिए ऐसा क्यों? जो अभी अपना अंश है वो थोड़ा सा अजीब फील करता है और कहता है बुद्धिहीन लड़की, हमसे जुबान लड़ा रही हो। जो वर्षा होती है वो कहती है माफ़ कीजिएगा। जो अभी अंश होता है वो अपने फेस को नीचे करता है और फिर बाद में कुछ निकाल कर अपने वैन केजिंग को ना देता है। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है नहीं महाराज मैं ठीक हूँ। पर जो अंश होता है वो कहता है शरद मैंने कहा ना लो इसे। जो शरद होता है वो ले लेता है। अभी जो अंश होता है वो स्माइल करता है और अपने रथ पर आराम से बैठा हुआ था और जो रथ को चला रहे होते हैं वो तो चला ही रहे होते हैं। जो अपनी वर्षा है ना वो स्माइल करती है एंड फिर बाद में अपने हाथ में एक पुस्तक ली हुई चित्र करने लगती है। अभी ना हमें जाओ जैसो को दिखाया जाता है जो एक जगह पे बैठा हुआ था एंड सोच रहा होता है अपने वैन केसिंग के बारे में ही। वो उसे ही देख रहा होता है और कहता है नहीं वो वैन है, वो कोई शरद नहीं, वो मेरा लव वैन है, मैं उसे पहचानने में भूल नहीं कर सकता। लव वैन तुम जहाँ भी हो मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मुझे अगर चंद्रिका भी जाना पड़े मैं जाऊंगा, इस दुनिया से दूर भी जाना पड़े तो मैं जाऊंगा। मैं तुम्हें स्वर्ग से छीन लाया हूँ तो चंद्रिका कौन सी बड़ी बात है। अभी ना जाओ जैसो उसी बूढ़े इंसान के पास बैठा हुआ था एंड वो चंद्रिका के राजा के बारे में पूछता है, अपने अंश के बारे में एंड उस जगह के बारे में पूछता है कि कितना दूर है क्या है। तो वो बताता है कि तुम्हें तो बहुत समय लगने वाला है जाने में, क्योंकि वो देखा जाए तो शहर के पिछले छोर में है जो तुम नहीं जा पाओगे। एंड जो अपना जाजूसो होता है वो जाने के लिए तैयार था, वो कुछ भी करके चंद्रिका जाकर रहेगा। तो पर्सन भी बता देते हैं कि चंद्रिका की कौन सी जगह पे तुम्हें जाना है। एंड जो जाजूसो होता है वो जाने के लिए तैयार हो जाता है, पर जाने से पहले वो चैंगलिंग से मिल कर जाता है और कहता है कि मैं कुछ समय तक नहीं आऊँगा क्योंकि मैं अपने वैन के साथ कहीं दूर जा रहा हूँ। चैंगलिंग कहता है कहाँ पर, और वैन चाचू से मिलने क्यों नहीं आए। जाजूसो जो एकदम शांत है एंड चैंगलिंग कहता है मास्टर आप झूठ बोल रहे हैं ना, वैन चाचू सही नहीं है ना, क्या हुआ है वैन चाचू को बोलिए ना। अभी जो अपना जाजूसो होता है वो हाथ को ऐसे कस लिया होता है एंड चैंगलिंग नीच पर आ गया होता है और कहता है जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक हम कदाचित यहाँ से नहीं उठेंगे। चले आप, भले आप चले भी जाएं पर हम यहाँ से नहीं उठने वाले हैं। वो हमारे भी चाचू हैं, हमारे मास्टर भी हैं, हमें उनके बारे में जानना है। कहिए। जो अपना
जाजिसो होता है वो क्या करे, वो सारी बातें बता देता है। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है हम भी चंद्रिका जाएंगे। जो जाजिसो होता है वो कहता है चैंगलिंग तुम राजा हो यहाँ के, तुम्हें बहुत कुछ संभालना है, तुम अपना घर बार छोड़ के हमारे साथ नहीं आ सकते, अपने फ़र्ज से हटना मैंने तुम्हें नहीं सिखाया है चैंगलिंग। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है मैं जानता हूँ, पर मैं चाचू को ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ। जो अपना जाजिसो होता है वो कहता है वैन केसिंग के लिए मैं हूँ, मैं तुम्हारे चाचू को वापस ला कर रहूँगा, ये मेरा वादा है। तुम्हारे बच्चों को मैं वैन केसिंग से आशीर्वाद दिला कर रहूँगा, ये मेरा वादा है। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है आप कुछ खाना और घोड़े ले जाइए, ये मना मत कीजिएगा। जो अपना जाजिसो होता है वो स्माइल करता है और वैन केसिंग ने उसके लिए ज़्यादा घोड़ों वाला रथ तैयार कर दिया था। एंड वो रथ में वो बहुत सारे खाने ले जा सकता है, खुद के लिए भी और घोड़ों के लिए भी। बहुत सारे पानी का भी इंतज़ाम करवा दिया था ताकि जाजिसो प्यासा ना रहे और वो घोड़े भी प्यासे ना रहें, और ना घोड़ा और ना ही जाजिसो बीमार पड़े। अभी जो अपना जाजिसो होता है उसने वापस से क्लीन सेव कर लिया होता है, ड्रेस चेंज कर लिए होते हैं, अपना तलवार तो लिया हुआ ही था, सफ़ेद वस्त्र, हेयर क्लिप एंड पंखा भी उसने कैरी कर रखा था। जो अपना चैंगलिंग होता है वो वहाँ पर खड़ा था, अपनी शियालंग भी खड़ी थी और शियालंग के हाथ में एक छोटी सी नन्ही सी एंजल भी थी। जहाँ पर जाजिसो उसके सर पर हाथ फेरता है और सभी से अलविदा लेता है एंड वो अपने रथ में जाने लगता है। अभी ये रथ सवारी ना लंबी जाने वाली है, 3 महीने उसे सिर्फ़ और सिर्फ जाने में लगेंगे चंद्रिका। बाकी जो चीज़ें होंगी वो उससे और भी ज़्यादा आगे तक जानी पड़ेगी, तो कम से कम अच्छे खासे महीने तो जाने ही वाले हैं। अभी ना जाजिसो अपने सीधे रास्ते पे चला जाता है, वो बस अपनी मुकाम पाना चाहता था, वो बस और बस चंद्रिका जाना चाहता था, वैन केसिंग से मिलना चाहता था और उससे बताना चाहता था कि वो उसका आजू है। वो उसे सब याद दिलाना चाहता था क्योंकि वो जानता है कि वो कोई सरद नहीं, वो उसका वैन केसिंग ही है। भले शायद उसको चीज़ें याद ना हो पर वो महसूस वो भूल नहीं सकता है, वो उनका लवन है। अभी जो अपना जाजिसो होता है वो यही सोचकर इसी उम्मीद से जा रहा होता है, रास्ते में रुक भी रहा होता है क्योंकि घोड़े भी तो थक ही जाएंगे ना, इसलिए वो चला जा रहा था। काफ़ी लंबा रास्ता चल रहा होता है, हमें जाजिसो के काफ़ी पीछे एक और घोड़ा दिखाया जाता है, लाइक ये बहुत ज़्यादा पीछे है। अपने जो उस घोड़े पे होता है ना, एक लड़का और 2 लड़की बैठी हुई थी। एक लड़की कहती है राजकुमार बिच्छू, क्या हम सिर्फ उसका पीछा करते रहेंगे? जो अपना बिच्छू होता है वो कहता है तो पूछता हूँ, मैं उसे अकेले नहीं वैन केसिंग को भी मारना चाहता हूँ। उसके वजह से मैंने अपने फादर को खो दिया एंड उसके आंखों में आंसू था। अभी जो लुओ होती है वो भी उस रथ पर ही थी। अभी जो बिच्छू एंड साओ और जो लुओ होती है वो पीछा कर रही है किसका, जाओजिसो का, कि जाओजिसो मिले किससे, वैन से। और जाओजिसो जैसे ही वैन से मिले अपना प्यारा बिच्छू उन सभी को RIP करते। अभी जो कहानी होती है ना वो उस फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर वो जो बर्फ़ था वो गिर रहा होता है। बिच्छू भागते भागते अपने जाओजिंग को बचाने जाता है, बट जाओजिंग तो उठ नहीं सकता है, चल नहीं सकता है, उसने उसके पत्ते काट रखे थे। वो बहुत कोशिश करता है, वो अकेला नहीं भाग रहा था, अपने फादर को वो बहुत बचाने की कोशिश करता है, बट वो बर्फ़ गिर गया होता है। वो दोनों ही बर्फ़ में ना ऐसे फैल गए होते हैं अलग अलग साइड में, लाइक बिच्छू और जाओजिंग का फेस ना आपस में मिल रहा होता है, बट बिच्छू का पाँव अलग साइड में था एंड जाओजिंग का पाँव अलग साइड में था। अभी जो बर्फ़ होता है वो जैसे ही पिघलने लगता है हल्का फुल्का, वहाँ पे पूरी प्रॉपर बर्फ़ नहीं पिघलती है, बट हल्की बर्फ़ जैसे ही जाती है तो अपना बिच्छू ढंग से सांस ले पाता है और अपने जाओजिंग को ही देख रहा होता है। उसकी आंखें जस्ट खुली हुई होती है क्योंकि वो बेहोश हो गया होता है। जाओजिंग को ऐसे देखकर वो घबरा जाता है, फेस पर हाथ रखता है एंड कहता है पापा पापा। बट जो जाओजिंग होता है वो आँख नहीं खोल रहा होता है। बिच्छू फिर उठता है एंड जाओजिंग को पकड़ लिया होता है और कह रहा होता है जाओजिंग पापा पिताश्री उठ जाइए, उठ जाइए।
बट जाओजिंग नहीं उठता है बिकॉज ही इज डाई, वो उठ नहीं सकता था। अभी जो अपना बिच्छू होता है वो जाओजिंग को पकड़ा हुआ था एंड उसके आंखों से आंसू आ रहे होते हैं एंड वो बहुत रो रहा था। नहीं नहीं उठ जाइए, नहीं उठिए, मैं आपको नहीं खो सकता, मैं आपको नहीं खो सकता। मैंने आखिरकार आपके साथ ऐसा क्यों किया? अगर मैंने आज आपको पैरालाइज नहीं किया होता तो आप खुद उठकर भाग सकते थे। मैंने आपको मार डाला, पर मैं बहुत इनसिक्योर था। मुझे लग रहा था कि आप मेरा यूज़ कर रहे हैं। आपने कभी जाना क्यों नहीं कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ? आपने मुझे हमेशा नज़रअंदाज किया। मैं बस आपका प्यार चाहता था, पर मैंने गलती कर दी। आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? पर मैं उस वन किसिंग को छोड़ूंगा नहीं। मैं उस वन किसिंग और साजिशों को नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैं उन दोनों को ही मार डालूंगा। अभी जो बिच्छू होता है ना, वो अपने फादर के लाश को ना ले जा रहा होता है, ऐसे ही उठाकर। वो चलते चलते ही वहाँ से गया होता है। साव और लुओ बाद में वहाँ पर आए होते हैं। बिच्छू को बहुत लोगों ने देखा होता है जाओजिंग की लाश उठाए हुए, बट कोई कुछ कहता नहीं है। बिच्छू ने जाओजिंग की अच्छे तरीके से अंतिम संस्कार कर दी होती है। पीछे लुओ और साव ऐसे ही सर झुकाकर खड़े थे। प्रिंस जैसे कि मर गया हो, एंड मैं उसे प्रिंस कह रही हूँ क्योंकि मैं ऑलमोस्ट स्टोरी में उसे प्रिंस ही कहती हूँ। जो प्रिंस होता है ना, वो अभी अपने जाओजिंग के कमरे में जाता है जहाँ पर वो बैठ जाता है। एंड आपने देखा होगा अपने जाओजिंग और बिच्छू को एक गेम खेलते हुए, वो उसी गेम को देख रहा होता है और उसे जाओजिंग की ना याद आ रही होती है और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। वो एक हर जगह अपने जाओजिंग को देख रहा होता है। जाओजिंग जब आता था तो उसके ऊपर का जो कोट था बिच्छू हटा कर हैंग किया करता था, उसके साथ रहा करता था, अपने गालों पर हाथ रख कर उसे देखा करता था। अभी जो अपना बिच्छू होता है वो कुछ सामान को ऐसे ही देख रहा होता है ना, तभी उसे दिखाई देता है अपने जाओजिंग के द्वारा लिखे गए कुछ पत्र, जो वो हमेशा कुछ बैठकर अच्छे खासे शब्द बनाया करता था। तो वो कुछ पत्र भी लिखा करता था जिसमें वो पहला पन्ना हटाता है तो उसमें लिखा हुआ था, मैंने आज तक जो भी किया है अपने स्वार्थ के लिए किया है। मैं जानता हूँ जीवांग को भी मैंने स्वार्थ के लिए ही अडॉप्ट किया था। एंड जीवांग यानी अपने बिच्छू राजा, जो अपना जाओजिंग होता है वो आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है, पर उसके साथ मुझे बहुत अच्छा लगता था। कोई तो है जो मुझे मानता था। मैं गरीब घर से आता था, मेरी तो कोई फैमिली भी नहीं थी। एक गटरिए को ऊपर तक पहुंचते हुए सबने देखा होगा। मैंने गलत किया है, मैं बहुत ज़्यादा गलत करके आगे बढ़ा हूँ, पर वो दूसरों के लिए गलत होगा, मेरे लिए नहीं। ये राजपाट का खेल है, ऐसे ही चलता है। पर इस मतलबी दुनिया में बस एक ही इंसान मेरे लिए सोचता है और मैं उसके लिए सोचना चाहता हूँ। मेरा प्यारा बेटा बिच्छू, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे से बहुत प्यार करते हो और ये प्यार थोड़ा अलग वाला है। ये फादर वाला प्यार नहीं है, तुम मेरे से लवर वाला प्यार करते हो, पर मैं तुम्हें कैसे ही एक्सेप्ट कर सकता हूँ? तुम मेरे अडॉप्टेड बेटे हो, तभी मैं इन सारी चीज़ों को इग्नोर किया करता हूँ, पर मैं तुम्हें कभी हार्म नहीं पहुँचाना चाहता हूँ। डुआंग पेंजू ने मुझे तुम्हें मारने को कहा है, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता, पर मैंने उसके सामने हाँ बोला है। बाद में ही जैसे ही सस्त्रागाल मेरे हवाले हो जाएगा, मैं उसे भी मार डालूँगा। फिर मुझे जिन कबीले की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें कभी मरने नहीं दूँगा, चाहे उसके बदले मुझे पूरी दुनिया ही क्यों ना तबाह करनी पड़े। डुआंग पेंजू को लगता है कि वो कहेगा और मैं तुम्हें मार दूँगा। बिल्कुल नहीं, मैंने जब जब तुम्हें डांटा है, जब जब तुम्हें मारा है, मेरा भी कलेजा छिला है, मेरा भी कलेजा छिला है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगा। ये मैं अपनी डायरी आगे आकर कंप्लीट करूँगा और जब मैं मरूँगा तब मैं ये तुम्हें देना चाहूँगा, ताकि मैं तुम्हें बता सकूँ
कि मैं तुम्हें कितना मानता हूँ, और आखिरकार मैं क्यों तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। हमारे भी कुछ दायरे हैं, उस दायरे से बाहर जाना मुझे सही नहीं लगता। अभी जो बिच्छू है ये पढ़ रहा होता है तो उसकी आंखों से आंसू आ रहा होता है, क्योंकि उसने लुई से पता तो लगवाया था, लाइक लुई से ये कहलवाया तो था अपना, लाइक लुई ही तो अपनी बनी थी डुआंग पेंजुएन, उसने ही तो कहा था, तो उसने खबर दी थी कि हाँ जाओजिंग तो तुम्हें मारने के लिए तैयार हो गया है। बट जाओजिंग तैयार हुआ था, बट वो उसे मारना नहीं चाहता था। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता है, वो नहीं मारना चाहता, तभी उसकी आंखों में आंसू आया था। वो सारी चीज़ें फील कर सकता है, वो जानता है कि उसका बेटा उसे लाइक एक सन के रूप से अलग, लाइक जैसे सन अपने फादर से प्यार करते हैं वैसे छोड़कर वो एक लवर वाला प्यार करता है। पर जाओजिंग के लिए दायरा पार करने वाली चीज़ें हैं, इसलिए वो इन सारी चीज़ों को छुपाता है। वो प्रिंस का बहुत अच्छे से यूज़ करता है, उसने बहुत अच्छे से यूज़ किया है उसका, बट स्टिल वो उसके लिए सॉफ्ट भी है। वो किसी के लिए सॉफ्ट नहीं है, सबके लिए मतलबी सेल्फिश है। वो थोड़ा सा मतलबी उसके लिए भी है, बट वो उसके मतलब का भी सोचता है और वो उसे हार्म तो नहीं करना चाहता है। बिच्छू जैसे ही पड़ता है उसे ना कलेजा छीनने लगता है, वो और भी रोने लगता है। एंड उसका इरादा पक्का हो जाता है कि अब तो वो जाओ जिसो और अपने प्यारे से वैन केजिंग दोनों को ही मार के रहेगा। बट अभी तक वो उससे मिले नहीं होते हैं। एंड सडनली जब वो उसी जगह पे खड़ा था तब उसे जाओ जिसो दिखाई देता है, जो वैन के पीछे भाग रहा होता है। उसे जाओ और वैन दोनों दिख गए होते हैं। चाहता तो जाओ को मार देता, बट उसको दोनों को साथ में मारना है, इसलिए जाओ चंद्रिका जाएगा और वो उसका पीछा करेगा। एंड प्रिंस स्टिल उसका पीछा कर ही रहा है। महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। फाइनली जाओ जिसो चंद्रिका पहुंच गया होता है। चंद्रिका एक हंसती खेलती जगह है, बहुत यूनिक जगह है, थोड़ा सा अजीब ज़रूर है, बट हाँ फिर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इतनी सारी खुशबुएं यहाँ पर, इतनी सारी स्पाइसें उसे दिख रही है। लड़कियाँ घूम रही है, साड़ी टाइप की ड्रेस पहनी हुई है, लहंगा चोली जो उसके लिए काफ़ी अलग है। यहाँ की लड़कियाँ काफ़ी अलग दिख रही है और यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर फेस वाले नहीं दिख रहे हैं। गोरे, सावने, एकदम काले, सारे प्रकार के लोग थे। लाइक यहाँ पे सारी ब्यूटी एक साथ में दिख रही होती है। लैंग्वेज समझना हल्का सा कठिन हो रहा है कि लोग क्या बोल रहे हैं, पर ये सच्ची में सुंदर जगह है। पर वो अपने चंद्रिका के महल को ही ढूंढ रहा होता है, जहाँ पर अपना अंश रहता है, मतलब अंश का राज्य। वो इधर उधर देख रहा होता है एंड फिर बाद में वो उस महल को पा ही लेता है, क्योंकि वहाँ पर उस बूढ़े इंसान ने बोला था कि तुम उस रास्ते पे जाओगे तो वहाँ पर एक शहर दिखेगा और जैसे ही तुम आगे जाओगे तो तुम्हें एक बड़ी सी पत्थर की बनाई हुई एक बहुत बड़ा महल दिखेगा। एंड उसी महल का अंश का महल है। अभी जो जासूस होता है वो अब सोचता है कि वो अंदर कैसे जाए। उसे समझ में नहीं आता कि वो ब्रो अंदर कैसे जाए, वो क्या चढ़े, पर ये दीवार बहुत बड़ी है, वो चढ़ कैसे पाएगा। बट फिर भी वो एक हाई जंप लगाता है और वो चढ़ जाता है, बट वो बैक साइड से चढ़ा हुआ होता है, इसलिए उसे महल के पीछे वाली जगह दिखाई देती है, जहाँ पर सबसे पीछे एक झरना भी है। जाजसो उसी झरने के पास जा रहा होता है, क्योंकि वो गर्म झरना उसको बहुत अच्छी महक दे रही होती है। जाजसो सोचा होता है कि चलो क्यों ना नहा लिया जाए, इसलिए जैसे ही लाइक मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, वो अभी चढ़ा है दीवार के ऊपर एंड दो साइड है। एक साइड से जंप मारेगा तो वो महल के अंदर चला जाएगा, दूसरी साइड वो वापस महल से बाहर ही जाएगा, बट वहाँ पर थोड़ी दूर ही झरना भी है। तो जासूस पहले झरने के पास जाता है कि नहा धवा कर अपने लावेन के पास जाएगा, इसलिए वो मस्त झरने के पास गया होता है, पर देखता है कि झरने में पहले से ही कोई नहा रहा है जिसने सडनली डुबकी ही ली है। जासूस डर गया होता है कि कहीं लड़की तो नहीं है कोई। वो अपनी आंखें बंद करने वाला था बट कर नहीं पाता है, क्योंकि पानी से एक वाइट हेयर निकलता है जिसके बाल बहुत ज़्यादा बड़े थे। जासूस तो देखता ही रह जाता है। उसके मतलब उसके जो बाल हैं ना, उसके कमर से भी नीचे आ रहे हैं, हाफ पाँव को भी ढक रहे हैं, बाल से ही उसका पूरा पीछे का पार्ट वाट ढक गया है। एंड पानी के अंदर तो वो है ही। तभी वो पानी वाले पर्सन को फील होता है और वो हल्का से पीछे मुड़ता है और कहता है कौन है वहाँ पर। अब जो अपना जाजूसो होता है वो देखता है तो वहाँ पर वैन था एंड ये अपना वैन ही है। अभी वैन केजिंग ने हल्का सा जाओ पर देखा होता है और जाजूसो स्माइल करते हुए कहता है लावेन
एंड उसके फेस पर स्माइल था एंड वो पानी के अंदर आने लगता है। वैन केजिंग पीछे मुड़ता है एंड वो उसे देखता है और कहता है, तुम तो वही हो ना जो उस रथ के पीछे भाग रहे थे? तुम यहाँ तक कैसे आए और तुम पानी में क्यों आ रहे हो? अब जो अपना जासूस है वो नहीं, कुछ भी ना सोचते हुए पानी के अंदर आता है और वैन के करीब आ गया होता है। उसकी आंखों से आंसू आ रहा होता है एंड उसकी आंखों की आंसू देखकर वैन जरूर रुक गया होता है एंड वैन की आंखें फ्लिकिंग हो रही होती है। जो जासूस होता है वो वैन के पास आता है एंड उसके लिप पर किस कर देता है एंड वैन की आंखें एकदम ओपन रह गई होती है। वैन को समझ में नहीं आ रहा होता है कि सडनली क्या हुआ, पर जासूस अपने नम आँखों से उसे किस कर ही रहा होता है। एंड ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको वर्ल्ड ऑफ वंडर नेक्स्ट चैप्टर डार्क मैजिक का फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा हो। बहुत सारी चीज़ें इसमें चेंज की है एंड जो चंद्रिका है उसको मैंने इंडियन की तरह दिखाया है, इसलिए मैंने ऐसे डिस्क्राइब किया गया है। और थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो मैंने वर्ल्ड ऑफ ऑनर से चेंज की है, जो आपने देख भी ली होगी, जो मैंने शुरू में भी आपको बता रखा था। एंड ये चीज़ें मैंने अपने अनुसार चेंज कर रखा है। फावरेज वंडर्स में मैं पहले ही कह देती हूँ कि जाओजिंग जो प्रिंस का रिश्ता था वो कुछ ऐसा ही रिश्ता था। मैंने अपने तरफ से ये ऐड नहीं किया है, मैंने सर्च किया है। मैंने फावरेज वंडर्स पूरी नहीं पढ़ी है, हाफ़ पढ़ी है, पूरी पढ़ने वाली मेरी औकात नहीं, क्योंकि मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है। बट मैंने हाफ़ पढ़ी है एंड मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल से सर्च किया है। कोई फेक रिसोर्सेज नहीं देखे, रियल रिसोर्सेज पर ही मैंने ध्यान दिया है एंड उससे पता चला है कि जो अपने जाओजिंग एंड अपने प्रिंस का रिश्ता है ये कुछ ऐसा ही है। और इसके बारे में मैंने इंस्टाग्राम पर भी अपडेट दिया था। मैं जब भी इसकी एडिटिंग बनाती हूँ, बिच्छू और जाओजिंग के सब कहते हैं कुछ भी पैर डाल देते हो, किसी को भी एक दूसरे के साथ स्किप कर देते हो। और मैं कैसे समझाऊँ कि ये फैक्ट है, फावरेज वंडर जाकर देखो। बट मैं सबका कमेंट का रिप्लाई तो दे नहीं सकती हूँ ना, और मैं किस किस को ही समझाऊँ। काफ़ी लोग अजीब भी बोलते हैं बट काफ़ी लोग इन्जॉय भी करते हैं। बट मैं तो जो मुझे रिसोर्सेज मिले हैं मैं उन्हीं रिसोर्सेज पर ध्यान देकर ये सब करती हूँ। तो आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो। नेक्स्ट पार्ट और भी अच्छा होने वाला है। आखिरकार वैन केजिंग सब भूल गया, अगर भूल गया है तो उसे याद कैसे आएगा, और बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। इसमें साइड कैरेक्टर पे उतना फोकस नहीं दिया गया है, मैं पहले ही कह देती हूँ। और फावरेज वंडर्स में बहुत सारी एक इंटीमेटिंग सीन है, इंटीमेटिंग सीन है, तो वही इंटीमेटिंग सारे सीन मैं यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश करूँगी। तो आई होप आपको अच्छा लगे। हाँ, तो चलो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। आई होप आपको पहला पार्ट अच्छा लगा और नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कर रहे हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय वेंजो, हाँ कमेंट में जय वेंजो लिखना मत भूलना ब्रो।